Welcome, students. I am Avantika from AVS Knowledge Station, and today we'll be doing the first chapter of History, Class 8. And today we'll start from page 16 as you read about how the East India Company started to expand in all over India. Okay, so we'll start from this particular topic, Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. Okay, now beta, see, as you can see in figure 8, this is the great Tipu Sultan. And what happened, अब क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? पहले तो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीक़ों से दबाव बनाना चाहते थे, ओके, एनेक्सेशन कर रहे थे, बट नाउ व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, दे रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन. कन्फ्रंट्रेशन होता है सामना करना किसी का, ऑल राइट. तो अब इसने सेलेक्ट किया कि डायरेक्ट मिलिट्री से ही सामना किया जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे उन्हें खतरा मंडराता हुआ दिखा. ओके, ऐसा कैसे हुआ? जब उन्होंने देखा कि मैसूर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और मैसूर में कौन कौन से राजा रह चुके थे? हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 तक रूल किया, और उनके ही बेटे टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से 1799 तक रीन किया. ओके, तो जब मैसूर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था ऐसे लीडर्स के अंडर, और मैसूर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था. किस तरह से प्रॉफिट हो रहा था? बिकॉज मैसूर इट वाज कंट्रोलिंग ट्रेड फ्रॉम द मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज करती थी पेपर और कार्डमम. ठीक है, तो इस वजह से मैसूर की पावर बढ़ती जा रही थी. और 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया? सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम के एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो जो पोर्ट्स थे वो इन्हीं के किंगडम के अंदर आते थे, और जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी मना कर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे. देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. तो जब टीपू सुल्तान के पास पावर थी और उन्होंने कुछ रूल्स में चेंज किया, क्या क्या चेंज किया? एक तो उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम के, और जो लोकल ट्रेडर्स थे, मर्चेंट होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनको भी मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करने में. और उन्होंने क्या किया? ही इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स तो थे पर कुछ फ्रेंच भी थे इंडिया में, तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करा और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया फ्रेंच की हेल्प से. ये सब देखते हुए ये जो अलायंस फ्रेंच और टीपू सुल्तान का बढ़ता जा रहा था, इस वजह से ब्रिटिशर्स फ्यूरियस हो गए. फ्यूरियस मतलब गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना. ओके, ब्रिटिशर्स फ्यूरियस हो गए. उनको लगा हैदर अली और टीपू सुल्तान ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आकांक्षावादी हो रहे हैं, बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, एरोगेंट हो रहे हैं. एरोगेंट होता है रूड, ओके, और डेंजरस होते जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. तब उन्हें लगा ब्रिटिशर्स को कि अब ऐसे लीडर्स को कंट्रोल और क्रश करना चाहिए. क्रश मतलब डिफीट करना चाहिए. एंड दैट इज़ द रीज़न उन 4 वॉर्स लड़े गए मैसूर के साथ. मैसूर मतलब मैसूर की सेना के साथ, ओके, जिनका टाइम पीरियड आपको बता रखा है. पर शुरुआत के जो वॉर्स थे उसमें तो हमेशा मैसूर ही जीत रहा था, बट ये जो लास्ट वाला बैटल था बेटा 1799 का बैटल ऑफ सेरिंगापतम, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कंप्लीट विक्ट्री मिल गई और टीपू सुल्तान को किल कर दिया गया, और उसके जो कैपिटल था जहाँ का, सेरिंगापतम का, वहाँ पे उसको मार दिया गया. और मैसूर के ऊपर उसको डायनेस्टी के अंडर में डाल दिया गया. ठीक है, इट वॉज प्लेस्ड अंडर फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोदेयार्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट. इसका मतलब क्या है कि पहले जो वोदेयार डायनेस्टी रूल कर रही थी उसी का फिर से वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया होल्ड. ठीक है, और उनकी मिली जुली जो भगत थी, जो सब्सिडरी अलायंस था, वो पूरे मैसूर स्टेट पे इम्पोज कर दिया गया, मतलब ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया. ओके, ये आप देख सकते हैं फिगर 9 में क्या बता रखा है.
जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने टीपू सुल्तान के बेटों को ही हॉस्टेजेस रोक लिया था। ठीक है, तो ये दिखा रखा है कि क्या क्या वो टैक्टिक्स अपनाते थे इंडियंस को सब्जुगेट करने के लिए, उनको दबाने के लिए। और आप देख सकते हैं बेटा इन फिगर 10 ऑल्सो टीपूज टॉय टाइगर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। ये एक मैकेनिकल टॉय था जो टीपू सुल्तान के पास होता था। और इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये टाइगर एक यूरोपियन को किल कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना। और इसमें क्या था, ये टॉय को आज के टाइम में अल्बर्ट म्यूजियम में रखा जाता है, विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूजियम में रखा जाता है लंदन में, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे टीपू सुल्तान से ले लिया था व्हेन ही डाइड। ओके, एंड व्हेन ही डाइड ऑन 4th May 1799। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 18 बेटा। नाउ वॉर विद मराठाज। अभी हमने देखा कि कैसे क्या क्या चीज़ें अपना कर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी पावर्स को बढ़ा रही थी। अब आप देखिए, फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब इन्होंने क्या करा, लेट 18th century मतलब 1750s के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम मराठा पावर, मैसूर में तो हमने विक्ट्री ले ली है, पर अब हम मराठा पावर को भी कर्ब करेंगे। कर्ब होता है लिमिट करना, कंट्रोल करना, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जब डिफीट मिली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को, किसको डिफीट मिली, मराठास को डिफीट मिली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तब मराठास का जो ड्रीम था दिल्ली को रूल करने का, वो ड्रीम थोड़ा शैटर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उन्हीं का डिवीजन हो गया मराठास का ही इनटू मैनी स्टेट्स, और अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग सरदार होता था, ठीक है, और उनकी अलग अलग डायनेस्टी के हिसाब से उनके चीफ होते थे, जैसे कि सिंधिया डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, गायकवाड़ और भोसले डायनेस्टी, ठीक है। अब इन अलग अलग डायनेस्टीज का चीफ होता था जिसको सरदार बोला गया है, और इन चीफ्स की एक अलग मीटिंग होती थी, अलग कॉन्फिडरेसी होती थी। कॉन्फिडरेसी मतलब अलायंस, अलायंस होता है गठबंधन, ठीक है। अब ये चीफ्स किसको रिपोर्ट करते थे, पेशवा को। पेशवा एक तरह से एक मेन मिनिस्टर होता था, ठीक है। और यही पेशवा जो इन सारी डायनेस्टीज का हेड था, ये एक तरह से मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गया, जो कि पुणे में बेस था, पुणे से ही कंट्रोल करता था। ओके, और महाजी सिंधिया और नाना फाड़नीस 2 मराठा सोल्जर्स थे फेमस, और इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है जब भी हम मराठास की बात करते हैं। ओके, नाउ मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। ऐसा नहीं था कि अचानक से मराठास को ओवर कर लिया, नहीं बेटा, मराठास को एक के बाद एक वॉर्स लड़के फिर उनकी पावर को कम किया गया। जो सबसे पहला वॉर था जो 1782 में एंड हुआ, उसके जो भी वॉर आप देखिए, वर्ल्ड वॉर होते हैं, अलग से जो वॉर्स होते हैं, वो का एंड कब होता है, ऐसे नहीं होता कि एक तरफ की आर्मी पूरी ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं, वो जो हारता है वो कुछ शर्तों को मानता है, ओके, और उन शर्तों को मानने के लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो उन ट्रीटीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे बता रखा है, जब मराठास हारे, सबसे पहले वो हारे 1782 में, और ट्रीटी ऑफ सलबई उन्होंने साइन करी, उसमें ज़्यादातर कोई क्लियर विक्टर नहीं था। एक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें ब्रिटिश ने क्या किया, ओडिशा और आगरा और कुछ दिल्ली के एरियाज़ पे अपनी जो विक्ट्री थी वो हासिल करी, उन्हें वो पार्ट्स, वो टेरिटरीज ही मिल गई। आप देखिए 1803 से 1805 तक। फिर तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ये क्यों बता रहे हैं हम आपको, ये जो वॉर्स हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, इसी की वजह से ही बेटा ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती चली गई, एक दिन में नहीं बढ़ी, एक साल में नहीं बढ़ी, इट इज़ इन अ सीरीज ऑफ वॉर। ओके, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें उन्होंने मराठा पावर को पूरी तरह क्रश कर दिया इन 1817 1819। ओके, अब पेशवास को हटा दिया गया। पेशवा कौन थे, जो मेन उनके मिनिस्टर होते थे, उनको भी हटा दिया गया,
और उनको कानपुर के पास एक जगह भेज दिया गया विद अ पेंशन। पेंशन होता है जिस किसी को डिसमिस कर देना, वो जो पेंशन आप जानते हो उससे डिफरेंट है बेटा ये पेंशन, ठीक है। तो ये पेंशन से किसको हटाया गया? पेशवाज को। ओके, ये जो मराठास के पेशवा साइन करे थे इनको हटा दिया गया जब इनको फाइनली क्रश कर दिया गया मराठा पावर को। अब कंपनी का पूरा कंट्रोल था विंध्यास के साउथ में जो भी टेरिटरीज थी। विंध्यास कहाँ पे है? विंध्या रेंज, इट इज़ इन द मध्य प्रदेश। ओके, आप अगर इंडिया के मैप में देखेंगे बेटा तो विंध्यास जो माउंटेन रेंज है ये बिल्कुल सेंटर में है। ओके, इंडिया के सेंटर में, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो उससे नीचे का साउथ की जो टेरिटरीज थी उसका कंट्रोल किसके पास था? कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? आप अगर समझेंगे बेटा एनसीईआरटी बुक से अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऑलराइट, बस थोड़ी सी सिंसेरिटी रखनी है। नाउ द क्लेम टू पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी क्या होता है? जो हाईएस्ट लेवल की पावर होती है उसको पैरामाउंट सी बोला जाता है। ऑलराइट, सो अब हमने देखा कि कैसे अर्ली 19th सेंचुरी से कंपनी ने जो अपना अप्रोच था बहुत ही एग्रेसिव कर लिया था। एग्रेसिव क्या होता है? काफ़ी आक्रामक। ओके, टेरिटरी एक्सपैंड करनी थी उन्हें, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज अपने कब्जे में लेनी थी। इस वजह से ये देखा जाने लगा था कि उनकी जो अप्रोच था वो काफ़ी एग्रेसिव था। सबसे पहले जो ये बता रखा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे जो इस टाइम 1813 से 23 तक, उन्होंने एक नई पॉलिसी पैरामाउंसी की स्टार्ट करी थी। अब कंपनी क्या कहती थी कि कंपनी की ही जो अथॉरिटी है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उससे बड़ी कोई पावर होगी ही नहीं। ओके, उन्होंने क्या कहा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कि जो कंपनी की पावर है वो इंडियन स्टेट्स की पावर से भी बड़ी पावर है, और इस वजह से अगर कंपनी को कुछ भी आँच आती है, कोई लॉस होता है, देन इट हैज़ ऑल द राइट्स ऑफ अनेक्सिंग और थ्रेटनिंग एनी इंडियन किंगडम। ठीक है, मतलब गलत काम को लीगल बनाना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स। ओके, और इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे पॉलिसीज चेंज करनी स्टार्ट कर दी इन एन ऑफिशियल मैनर। ओके, बट दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो फरमान सुनाया सबने मान लिया, नो, इसको भी चैलेंज किया गया। कैसे चैलेंज किया गया? आज के टाइम में जो कर्नाटका है उस टाइम में वो होता था एक छोटा स्टेट किटूर नाम का। तो वहाँ की रानी चन्नम्मा थी बेटा, उन्होंने इस जो ये ब्रिटिशर्स का आदेश था कि हम किसी भी टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे, इसको चैलेंज किया रानी चन्नम्मा ने, और उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट करा। बट अनफॉर्चुनेटली उनको अरेस्ट किया गया 1824 में, एंड शी डाइड इन प्रिजन इन 1829। एक और पुअर चौकीदार था संगोली के किटूर का ही, रैना नाम का, उन्होंने भी रेजिस्टेंस किया। रेजिस्टेंस होता है किसी चीज़ को से दूर रहना, ठीक है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट मतलब इसका विरोध किया और उन्हें बहुत सपोर्ट मिला। ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स रिकॉर्ड्स, पर उनको पकड़ के हैंग कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स इन 1830। आप सोचिए कितना करेज लगता होगा उस टाइम में जब आपको पता है कि आप जिसके खिलाफ खड़े हैं वो बहुत ही पावरफुल है। ऑलराइट, स्टिल दीज पीपल आई वुड से दे वर हीरोज, रियल हीरोज, जिन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड दे लेड देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। ओके, सो आज हम इतना ही करते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ रीड दीज पेजेस अगेन एंड सिंसियरली। अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑलराइट, टिल देन स्टे सेफ ऑल ऑफ यू बेटा।